वे कहते हैं कि यहूदा और सामरिया बसने वालों की हिंसा से घिरा हुआ है। आज हम पुलिस डेटा, मंचित कथाएं और $1 अरब की सच्चाई बदलने वाली मुहिम का चौंकाने वाला पैटर्न उजागर करेंगे। और इस हफ्ते की एक घटना ने शायद जितना किसी ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कुछ उजागर कर दिया। आइए मुद्दे पर आते हैं। जेएनएस टीवी जुडाइकेशन में आपका स्वागत है। मैं जोश हेस्टन हूं। यह दावा है कि यहूदा और सामरिया में हिंसा हो रही है, जबकि पुलिस के अनुसार बिन्यामिन क्षेत्रीय परिषद इजराइल के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में है। बिन्यामीन यरूशलेम के उत्तर में स्थित इलाका है। आप इसे दक्षिणी सामरिया भी कह सकते हैं। ये डेटा जो यहूदिया और सामरिया में हिंसा के दावों के बीच प्रकाशित हुआ, जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत सुरक्षा के उच्च स्तर की प्रमाण आधारित तस्वीर दिखाता है और इस क्षेत्र को व्यापक हिंसा से ग्रस्त दिखाने के प्रयासों पर सवाल उठाते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले महीने ओफरा क्षेत्र में हुई एक घटना, जिसे शुरू में बसने वालों की हिंसा का कृत्य बताया गया था, बाद में पता चला कि दर्जनों अरबों ने एक यहूदी चरवाहे पर हमला किया, पत्थर फेंके और बाद में घटनास्थल पर बुलाए गए सुरक्षा बल को भी निशाना बनाया। सैनिकों ने, जिन्हें लगा कि उनकी जान खतरे में है, हमलावरों में से एक पर गोली चलाई, जिसकी बाद में उसकी चोटों के कारण मौत हो गई थी। हम इसे फर्जी बसने वालों की हिंसा कहते हैं। लोग अक्सर यहूदिया और सामरिया की बस्तियों को हिंसक और अपराधियों से भरा बताते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़ों के अनुसार बिन्यामिन क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में अपराध दर लगभग 1000 निवासियों पर 10 आपराधिक मामलों की है, जो राष्ट्रीय औसत 25 से भी आधी है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है, जो परिषद को इजराइल के सबसे अधिक व्यक्तिगत सुरक्षा वाले क्षेत्रों में शामिल करता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बिन्यामिन क्षेत्रीय परिषद देश के सबसे कम अपराध दर वाले क्षेत्रों में है। यहाँ आपके पास एक सुव्यवस्थित अभियान है, जिसे विदेशी सरकारों द्वारा वित्त पोषित कट्टरपंथी उग्र वामपंथी संगठनों द्वारा चलाया और संयुक्त राष्ट्र की उस संस्था द्वारा तैयार किया गया है जो आंकड़े संकलित करती है। मैं ओशा की बात कर रहा हूं, जो संयुक्त राष्ट्र का मानवीय मामलों का समन्वय कार्यालय है। कम से कम वे खुद को यही कहते हैं। ये $1 अरब का चल रहा अभियान है, जो इजराइल और विशेष रूप से यहूदिया और सामरिया के यहूदियों को निशाना बना रहा है। ये आज के समय का ब्लड लाइबल है। बिल्कुल, हिंसा मौजूद है। मैंने आपको अभी आंकड़े बताए। मैंने कभी नहीं कहा कि यह शून्य है, लेकिन यह फिलिस्तीनी प्राधिकरण और मुख्यधारा मीडिया द्वारा दिखाए गए स्तर पर नहीं है। उनका एजेंडा हमारे ऐतिहासिक और बाइबिलीय हृदय स्थल पर यहूदी दावे को कमजोर करना है। उनकी उम्मीद है कि एक दिन वे इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। दूसरा कदम है पूरे इजराइल देश का विनाश। ये सिर्फ यहूदिया और सामरिया नहीं, पूरे देश की बात है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब हम तथाकथित बसने वालों की हिंसा की बात कर रहे हैं, तो इस हफ्ते jns.org पर मेरा विश्लेषण सेटलर वायलेंस नैरेटिव की जंग के अंदर देखें। इजरायली विशेषज्ञों, अधिकारियों, सैन्य सूत्रों और कार्यकर्ताओं के अनुसार अरबों के खिलाफ इजरायली बसने वालों की हिंसा के आरोप एक लंबे, फंडेड और समन्वित अभियान का हिस्सा हैं, जो इस क्षेत्र में इजराइल राज्य और उसके निवासियों को अवैध ठहराने के लिए है। मेरे किसी भी स्रोत ने यह नहीं नकारा कि यहूदी हिंसा मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मीडिया में दिखाए जाने की तुलना में कम व्यापक है। इसमें रिपोर्ट की गई घटनाओं से भी कम घटनाएं शामिल हैं। इसे व्यापक रूप से निंदा की जाती है और ये अपेक्षाकृत कम लोगों द्वारा की जाती है। कृपया जब आपको मौका मिले तो उस लेख को जरूर देखें। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया कि आईडीएफ इस हफ्ते बेथलहम के पास अल-खादिर गांव में और गांव के सेंट जॉर्ज चर्च के अंदर भी कार्रवाई कर रही थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के सवाल पर आईडीएफ ने बताया कि 2 आतंकवादियों ने गांव के पास सड़क पर इजरायलियों की हत्या के इरादे से मोलोटोव कॉकटेल और पत्थर फेंके और फिर चर्च परिसर में भाग गए। बलों ने चर्च के पास तलाशी अभियान चलाया और अभियान जारी रखा। मैं बताता हूं कि यह कैसे चलेगा। पीए सैनिकों की तस्वीरें साझा करेगा, जिसमें वे अरब गांव और चर्च में घुसते दिखेंगे। उन्हें घुसना शब्द बहुत पसंद है। यहूदी हमेशा टेंपल माउंट में घुसते रहते हैं, चाहे वह शांतिपूर्ण संगठित प्रार्थना ही क्यों ना हो। बात हमेशा घुसने की ही रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं।
फिर आपके पास चर्च के अंदर आईडीएफ सैनिकों की तस्वीरें होंगी। जो लोग इजराइल से नफरत करते हैं वे यहूदी और ईसाइयों में फूट डालने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि इजराइल चर्च को अपवित्र कर रहा है। ऐसा हमेशा होता है। क्या आपको ये तस्वीरें याद हैं? क्या आपको वो रिपोर्ट याद है? ये पिछले जुलाई की बात है। अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकाबी ने कथित इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एक ईसाई गांव का दौरा किया। बेशक ये उनके शब्द हैं, और एक प्राचीन चर्च पर हमले के लिए जवाबदेही की मांग की, जिसका आरोप निवासियों ने इजरायली बसने वालों पर लगाया। लेकिन असलियत में आग लगाने वाले अरब ही थे। और क्यों ना उन दृश्यों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पास में ही एक चर्च था जिसे आग से बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। अफसोस, अमेरिका के राजदूत को इजराइल में उस जगह बुलाया गया जो बाद में खबर लायक मामला नहीं निकली। देखिए ये पीए ऑपरेशन कितना चालाक है, जो यहूदियों और ईसाइयों के बीच फूट डाल रहा है। चलो याद करें 2002 में क्या हुआ था। सैकड़ों अरब, जिनमें पीए के आतंकवादी भी शामिल थे, बेथलहम के नेटिविटी चर्च में घुस गए थे। वे चर्च की आड़ में इजरायली सैनिकों पर गोली चला रहे थे। चर्च में लोग बंधक थे या आतंकवादियों के साथ थे, इस पर विरोधाभासी रिपोर्टें थीं। लेकिन देखिए इसे कैसे रिपोर्ट किया गया। 2 अप्रैल से 10 मई 2002 तक वेस्ट बैंक के बेथलहम में स्थित चर्च ऑफ द नेटिविटी को इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने घेर लिया था, जिनका निशाना संदिग्ध फिलिस्तीनी उग्रवादी थे जो चर्च में शरण लिए हुए थे। आईडीएफ द्वारा घेराबंदी, इसे इसी तरह पेश किया गया। आतंकवादी क्या कर रहे थे? वे बेवकूफ नहीं हैं, वे बुरे हैं, लेकिन निश्चित रूप से बेवकूफ नहीं हैं। उन्हें पता था कि इजराइल के लिए चर्च के अंदर आतंकवादियों से निपटना बुरा दिखेगा। फिर भी वही लोग थे जिन्होंने इस ईसाई पवित्र स्थल का अपमान किया। वे इसी तरह काम करते हैं। इस हफ्ते अल कादर के चर्च में, जो बेथलहम के पास है, मोलोटोव कॉकटेल फेंकने वाले आतंकवादी फिर छुपे मिले। दोस्तों, इस झांसे में मत आइए। इन लोगों द्वारा यहूदी ईसाई मूल्यों का समर्थन करने वालों के बीच फूट डालने की कोशिश में मत फंसिए। आइए हम उन्हें जीतने न दें, क्योंकि वही इन पवित्र स्थलों का अपमान कर रहे हैं। यहूदा और सामरिया में यहूदी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली येशा काउंसिल की नई रिपोर्ट में सामने आया है कि यहूदा और सामरिया में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नवनिर्वाचित नगरपालिका अधिकारी आतंकवाद का समर्थन करते हैं और इजराइल व अमेरिका के विरोधी हैं। कुछ हफ्ते पहले पीए ने नगरपालिका चुनाव कराए थे। मैं मेयर और अन्य अधिकारियों की बात कर रहा हूं। नई रिपोर्ट से पता चलता है कि कई चुने गए लोग भड़काऊ बयान देते रहे हैं और आतंकवादी कृत्यों की सराहना की है। इनमें से कुछ इजरायली समुदायों से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह एक महत्वपूर्ण बात है, जुडिया और समरिया गाजा नहीं है। दूसरे शब्दों में, जबकि 7 अक्टूबर ने यह साबित कर दिया कि अरबों को एक तरफ और यहूदियों को दूसरी तरफ रखने की नीति असफल रही, जमीन पर स्थिति यह थी कि इजराइल यहां था और गाजा वहां। वे पूरी तरह से अलग अलग इकाइयां थीं। यहूदा और सामरिया में सब कुछ जुड़ा है, जहां अरब और यहूदी साथ रहते हैं। सड़कें और कई औद्योगिक क्षेत्र साझा करते हैं। 7 अक्टूबर के बाद मेलजोल जरूर कम हुआ, लेकिन यहूदियों और अरबों का साथ रहना एक जिगसॉ पहेली जैसा है। अब उस रिपोर्ट पर लौटते हैं जो आतंक समर्थक पीए नगरपालिका नेताओं पर है। हेब्रोन में सिटी काउंसिल के सदस्य मुमार यूसुफ अलावी ने वर्षों से ऐसे कंटेंट साझा किए हैं जिनमें आतंकवादियों की प्रशंसा और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ भड़काऊ बातें शामिल हैं। एक और उदाहरण, जेरिको में मेयर सालेम गरूफ ने सुरक्षा कैदियों यानी आतंकवादियों के समर्थन में रैलियों में भाग लिया है और साथ ही सोशल मीडिया पोस्टों में आतंकवाद और उन लोगों का समर्थन किया है जिन्होंने उन आतंकवादियों को एक इजरायली जेल से रिहा किया।
जनीन में नवनिर्वाचित मेयर मोहम्मद जरार को उनके परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जो सक्रिय रूप से उन व्यक्तियों को याद करते हैं और महिमामंडित करते हैं जिन्होंने इजराइल राज्य के खिलाफ आतंकवादी हमले किए। येशा काउंसिल के सीईओ ओमर रखमीम ने ऐसा कहा, "यह जांच एक ऐसी हकीकत को उजागर करती है जिसे समझना मुश्किल है। मेयर जो केवल 10 मिनट खारसबा से और 20 मिनट वुडीन से, जो कि मध्य इजराइल में है, वहां काम कर रहे हैं, वे ये नहीं खोज रहे हैं बल्कि आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं और इजराइल के विनाश का आह्वान कर रहे हैं। ये हमारे ही पास के आधिकारिक नेता हैं जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल अब इस भड़कावे के इस तंत्र की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकता।" उन्होंने कहा, "अल-अक्सा फ्लड को इतनी नजदीक से वैध ठहराने वाला दिखाता है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण साझेदार नहीं है, ये अस्तित्वगत खतरा है।" ये ओमर रचमिम के अनुसार है। अब याद रखें, अल-अक्सा फ्लड, यही नाम 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले को दिया गया था। तो एक बार फिर, ये पीए के नेता हैं, ये हमास नहीं है और ये सब गाजा में नहीं हो रहा है। ये वे लोग हैं जिन्हें इजराइल के शांति साझेदार माना जाता है। हम में से कई लोग 1990 के दशक की शुरुआत से पीए को जानते हैं। ये एक शांतिपूर्ण संगठन नहीं है, वे शांति के साझेदार नहीं हैं। पीए भ्रष्ट आतंकवादियों का एक समूह है जो सूट पहनते हैं। उनका लक्ष्य चरणों में इजराइल को नष्ट करना है। जब उन्हें मनचाही चीज नहीं मिलती, जैसा 2000 में हुआ, तो वे हथियार यहूदियों पर तान देते हैं और ऐसा बार बार होता है। दोस्तों, यह एक गंभीर खतरा है। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था जिसमें बताया गया था कि पीए सुरक्षा बलों के 65,000 सदस्य हैं, जो ओस्लो समझौतों के तहत अनुमत संख्या से कहीं अधिक है। असल में वो कोई सुरक्षा बल नहीं है, वो एक सेना है। इजराइल के नेताओं को चाहिए कि वे इससे पहले ध्यान दें जब तक बहुत देर न हो जाए। इस हफ्ते कुछ अच्छी खबर के साथ आगे बढ़ते हुए विंड को पता चला है कि पहली परिवारों के इस गर्मी में ही जमीन पर बसने की उम्मीद है, ताकि सामरिया में 2 नई बस्तियां और रणनीतिक स्थान स्थापित किए जा सकें। 2 नए कस्बों के नाम हैं बेजिक और तम्मुन। नई बस्तियां ऊंचे स्थान पर हैं, जहां से जॉर्डन घाटी दिखती है और ये उस इलाके के पास हैं जिसे आईडीएफ 5 गांवों का समूह कहता है। ये कदम पिछले दिसंबर में कैबिनेट के फैसले को लागू करने की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम है, जब सरकार ने नई बस्तियां स्थापित करने की मंजूरी दी थी। ये वही प्रक्रिया है जिसे बस्ती नेताओं ने समय के खिलाफ दौड़ कहा है। यहूदी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले येशा काउंसिल के नेता और वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी मानते हैं कि उन्हें अगले चुनाव से पहले जमीनी हकीकत पैदा करने होंगे। इस कदम के समर्थकों को चिंता है कि अलग संरचना वाली सरकार इन योजनाओं को रोक सकती है और मौजूदा कैबिनेट के फैसलों को लागू नहीं कर सकती। बेजिक और तामुन, ये 2 नए कस्बे सामरिया क्षेत्रीय परिषद की 18 नई बस्तियां बसाने की व्यापक योजना का शुरुआती हिस्सा हैं। अब चाहे कुछ लोग कुछ भी कहें, इजराइल में यहूदी बस्तियां बसाने का कभी भी गलत समय नहीं होता। पिछले 59 वर्षों से जब भी इजराइल यहूदा और सामरिया में निर्माण को मंजूरी देता है, तो कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि ये सही समय नहीं है, ये बहुत विवादास्पद है। अगर अरब लोग उपद्रव करें तो हम क्या करें? इन लोगों के लिए निर्माण का कोई सही समय नहीं होता। मैं मानता हूं हम चौराहे पर हैं। इजराइल में चुनाव का मौसम है क्योंकि अक्टूबर तक नेसेट के चुनाव होने हैं, यही कानून है। चुनाव पहले भी हो सकते हैं, पर उनकी आखिरी तारीख अक्टूबर है। 2022 से सरकार ने यहूदा और सामरिया में रिकॉर्ड 103 नई बस्तियों को मंजूरी दी है। तो हाँ, अब निश्चित रूप से इन लोगों के अपने घरों में बसने का समय है। अब और अधिक बस्तियों को इजराइल के मूल क्षेत्र में मंजूरी देने और अधिक निर्माण का समय है। मुद्दा ये है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए अभी समय है। यहाँ एक और कहानी है और मुझे यकीन है कि जब तक आप इसे देख रहे होंगे, ये सुर्खियों में होगी और इजराइल के पक्ष में सकारात्मक तरीके से नहीं होगी। नागरिक प्रशासन ने इस पिछले बुधवार को क्षेत्र में इजराइल की राज्य भूमि पर पीए अरबों द्वारा लगाए गए 3000 पेड़ हटा दिए। मंत्री बेटसाल स्मोट्रिच के निर्देश पर शहाक औद्योगिक क्षेत्र सामरिया में राज्य भूमि पर लगाए गए पेड़ों को हटाने के लिए एक प्रवर्तन अभियान चलाया गया। ये पेड़ सामरिया क्षेत्रीय परिषद के औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्वीकृत मास्टर प्लान क्षेत्र के भीतर स्थित थे।
इनकी हटाने से सरकारी जमीन के विनियमन और शहाक औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की तैयारी में निरंतर प्रगति संभव हो पाई है। ये एक सरकारी फैसले के तहत एक नए समुदाय की स्थापना के साथ साथ हो रहा है। इजरायली सरकार ने उस क्षेत्र में निर्माण को मंजूरी दी थी। तो वापस पेड़ों की बात करें। लगभग 3000 पेड़ करीब 200 डुनम क्षेत्र में कई अलग अलग स्थानों से हटाए गए थे। ये क्षेत्र लगभग 49 एकड़ का है। ये कार्रवाई उसी क्षेत्र में पहले हुई प्रवर्तन कार्रवाइयों के बाद हुई है। सितंबर 2025 में 2500 पेड़ उखाड़े गए थे और उसी साल दिसंबर में 6300 और पेड़ उखाड़े गए थे। अब मेरा अंदाजा है कि पेड़ उखाड़ने की तस्वीरें शायद अब तक हर जगह फैल चुकी होंगी। रिपोर्ट में जो एकमात्र चीज वे गलती से छोड़ देंगे, और मैं ये व्यंग में कह रहा हूं, वो ये है कि ये पेड़ जानबूझकर इजराइल की सरकारी जमीन पर लगाए गए थे। इसका उद्देश्य दोहरा है और दूसरी तरफ के लिए ये हर हाल में फायदे का सौदा है। अगर इजराइल पेड़ों को अनदेखा करता है तो अरब उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। अगर कोई नहीं आया तो जमीन उन्हीं की होगी, क्योंकि पेड़ भी उन्होंने ही लगाए थे। अगर इजराइल पेड़ उखाड़ता है तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण इसे प्रचार में जीत बना सकती है, क्योंकि वे इजरायलियों को पेड़ गिराते हुए फिल्मा सकते हैं। इजराइल को हर हाल में नुकसान ही होगा। इस मामले में सिविल प्रशासन ने फैसला किया कि पेड़ गिराना दोनों बुराइयों में से कम बुरा है। सबसे जरूरी बात यह है, जैसा मैंने बताया, ये पेड़ लगाना सिर्फ बनावटी मीडिया स्टंट है। इन्हें पता है कि इससे इजराइल को नुकसान होगा। सबसे जरूरी बात जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि आप जो कुछ भी देखते हैं उस पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। इजराइल एक कानून वाला देश है और कानून लागू होने चाहिए। अगर आप कानून तोड़कर किसी और की जमीन पर पेड़ लगाते हैं तो इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे यकीन है कि आप जिस भी देश से ये देख रहे हैं वहां भी यही हकीकत है। आप बिना बुलाए अपने पड़ोसी की जमीन पर जाकर अपनी मर्जी से पेड़ नहीं लगा सकते। इजराइल को अलग नहीं होना चाहिए और कानून लागू करने का समय अब आ गया है। अब मैं इस हफ्ते का शो यहीं खत्म करने वाला था, लेकिन एक आखिरी बात है जिसे उठाना मुझे जरूरी लगता है, और वो है वो छोटा कपड़ा जो मेरे सिर पर है। इसे किपा या यारमुल्का कहते हैं। अब कुछ यहूदी इसे क्यों पहनते हैं? HEHE.com के अनुसार किपा उस भावना को व्यक्त करता है जिसे कोई सर्वशक्तिमान के साथ अपने संबंध में संजोता है। आप कहते हैं, मैं आपसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्रेम करता हूं। हे भगवान, मुझे पता है आप जहां भी जाऊं साथ हैं और मैं हर समय आपके बारे में सोचता हूं। खुले में किपाह पहनना बताता है कि मैं आपके साथ होने पर गर्व महसूस करता हूं। हे भगवान, हमें साथ जानकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। मुझे नहीं डर कि लोग जानेंगे मैं समर्पित यहूदी हूं। मैं ये जुनून नहीं छुपाऊंगा। सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर ही मुझे हर दिन गर्व और आत्मविश्वास मिलता है। यही कीपा का मतलब है। तो मैं ये बात अभी तुम्हारे साथ क्यों साझा कर रहा हूं? मुझे पता है कि इस शो को देखने वाले 99.9% लोग ये सब पहले से ही समझते हैं। फिर भी कुछ ट्रोल्स हैं जो मेरे शो या मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे सिर पर वो कालीन क्या है, या वो प्लेट, वो तश्तरी, या वो कचरे का टुकड़ा, या फिर वही पुराना घिसी पिटी यहूदी विरोधी रूढ़ी। तुम इसे इसलिए पहनते हो क्योंकि ये तुम्हारे सींगों को ढकता है। अब मैं भले ही गंजा हूं, लेकिन मेरे सींग नहीं हैं। देख लो। तो ट्रोल्स मेरे यहूदी धर्म के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्हीं ट्रोल्स को इस सिर ढकने वाली चीज या उस वाले से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी दुनिया का हाल यही है। 7 अक्टूबर के बाद, जो होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का सबसे बड़ा नरसंहार था, कई लोग अचानक यहूदियों के खिलाफ सामने आ गए, एकजुटता दिखाने नहीं। फिर से, जो लोग देख रहे हैं उनमें से 99.9% उस श्रेणी में नहीं आते। लेकिन वहां मौजूद उस छोटे से तबके, उन ट्रोल्स से मैं कहूंगा कि मैं गर्व से अपनी किप्पा पहनता रहूंगा। हम मिस्र के फिरौनों से बचे थे और तुमसे भी बच निकलेंगे, जबकि तुम शायद अपनी मां के बेसमेंट में बैठकर ट्रोलिंग कर रहे हो। इज़राइल चाई। इज़राइल का राष्ट्र अब और हमेशा जीवित रहेगा। JNS टीवी पर जुडेकेशन देखने के लिए धन्यवाद।
मैं जोश हैस्टन, जेएनएस न्यूज संवाददाता हूं। मैं जेएनएस टीवी के पर्दे के पीछे काम करने वाले कंट्रोल बोर्ड पर एरन वोगलैंटर, प्रोड्यूसर बारबरा खानेमोव, स्टेशन मैनेजर यूरी स्वेरेत्स्की, रायान लिफ्शिट्स, जैक जिकरमैन और वीडियो एडिटर जेनिया पोलाशेंको का धन्यवाद करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। जेएनएस टीवी के सभी प्रोग्राम देखें और इजराइल, मध्य पूर्व व यहूदी जगत की ताजा खबरों के लिए jns.org पर जाएं। सभी को शानदार सप्ताह की शुभकामनाएं। हम आपसे अगले हफ्ते यहीं जेएनएस टीवी पर जुराइकेशन में मिलेंगे।